हाय, नमस्कार स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गर्मी छुट्टियों के बाद आप सकुशल पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। एक बार पुनः आपका कक्षा में स्वागत है। महामारी के इस दौर में, कोविड-19 के इस दौर में हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। सब परिवार घर पर ही रहे, स्वस्थ रहे और सकुशल रहे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी बुक पार्ट 2। द नेम ऑफ द लेसन इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। जनसंख्या, उसका वितरण, उसका घनत्व, उसका विकास और उसकी संरचना। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हम जनसंख्या के विभिन्न अवयवों का अध्ययन करेंगे, अर्थात all the aspects related to population are included in this chapter. Now, the people are very important component of a country. They are supposed to be the most expensive resource of a country. इसीलिए इसे हम मानव संसाधन कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। Now, according to World Census, India is the second most populous country after China in the world. It is argued that such a large population invariably puts pressure on its limited resources and is also responsible for many socio-economic problems in the country. ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या जो है, यदि हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे रिसोर्सेज सीमित हैं, तो हमारे लिए अधिक जनसंख्या एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पॉपुलस कंट्री है, अर्थात चीन के बाद जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा दूसरा नंबर है, सॉरी। तो अब कुछ लोगों का ये मानना है कि चूंकि हमारे संसाधन लिमिटेड है, तो ये भारी जनसंख्या या अधिक जनसंख्या हमारे लिए बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या सामाजिक आर्थिक समस्याएं ला सकती है। बट हम ये नहीं कह सकते कि वो सही है। ये डिपेंड करता है कि लोग उस अपॉर्चुनिटी को, उस संसाधन को, उनके देखने का तरीका क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये मानना है कि अधिक जनसंख्या हमारे लिए गर्व का विषय है, या जितनी जनसंख्या होगी हमारे उतने ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे यहाँ वर्कफोर्स ज़्यादा होगा, यदि हम उन्हें ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप कर ले तो। ज़रूरी नहीं है कि जनसंख्या यदि ज़्यादा है तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स उन देशों में भी पॉसिबल है जहाँ जनसंख्या कम है। तो ये सिर्फ एक सोचने का नज़रिया है। हम ऐसा नहीं मान सकते हैं, या ये 100% श्योर नहीं है कि ज़्यादा जनसंख्या होने से समस्याएं उत्पन्न होती है। डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपनी जनसंख्या को डील करते हैं। हम यदि उसे ऐसे रिसोर्सेज डील करते हैं तो हमारे लिए वो समस्या नहीं होगी। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो इस लेसन में हम भारत की जनसंख्या का वितरण कैसा है, उसका घनत्व कैसा है, उसका विकास कैसे हुआ और उसका कंपोजिशन क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। अब फर्स्ट एस्पेक्ट जो इसका है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या का वितरण। नाउ इंडिया हैज अ अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। Uneven means it's not distributed evenly over the area. हमारा जो जनसंख्या वितरण है वो असमान है।
अर्थात हमारी जनसंख्या पूरे देश में असमान रूप से वितरित है। Uneven spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population and physical, socio-economic and historical factors. अर्थात हमारी जो अनइवन पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या का असमान वितरण है, ये इस बात को शो करती है कि जनसंख्या और फिजिकल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और हिस्टोरिकल फैक्टर में बहुत गहरा संबंध होता है। नाउ व्हाट आर दिस फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर? तो बुक 1 के लेसन चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। फिजिकल फैक्टर्स मीन्स द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू फिजिकल इन्वायरमेंट, या भौतिक पर्यावरण से जो फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं उनको हम फिजिकल फैक्टर कहते हैं। जैसे जलवायु है, मृदा है, जल की उपलब्धता है, मिट्टी का स्वरूप है, धरातल का स्वरूप है, ये सारी चीज़ें फिजिकल फैक्टर कहलाती है। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। हम चाहे तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, सोशल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स मीन्स वहाँ का समाज कैसा है, किस तरह का समाज है, लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहना पसंद करते हैं, मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, या किस तरह से रहना पसंद करते हैं। और इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द पीपल. It means if there is a opportunity of employment or job opportunity, there are resources are found, minerals are found, roads are very good, then the area will lead to a economic prosperity. और ऐसे जगहों में आर्थिक रूप से समृद्ध होने के कारण लोगों के पास नौकरी के, कमाने के बहुत से साधन होंगे और इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होगा। And the third factor is historical factor. It means the factors related to history of a particular place. उस इलाके की हिस्ट्री कैसी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो कोई रिलीजियस प्लेस है, क्या वो कोई हिस्टोरिकल प्लेस है। तो ऐसी जगहों पर जनसंख्या का संकेंद्रण होता है। जैसे कि मान लीजिए वाराणसी है, अब ये हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट इलाका है। दिल्ली है, आगरा है, हिस्टोरिकली प्रॉस्पर होने के कारण यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो किसी भी इलाके की जनसंख्या और उसके वितरण में उस इलाके की फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स का बहुत अधिक महत्व होता है। Now, according to those factors, there are some places in India which have higher population. The places are North Indian plains, deltas and coastal plains have higher proportion of population than the interior district of southern and central Indian states. ठीक, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स या उत्तरी भारत के जो मैदान हैं, हमारे जो डेल्टाई इलाके हैं और जो तटीय मैदान हैं, इनमें जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है। कारण क्या है कि उत्तरी मैदान जो है ये बहुत उपजाऊ मैदान है, पानी की उपलब्धता है यहाँ और बड़े पैमाने पर यहाँ खेती की सुविधाएं हैं। इसी तरह से डेल्टाई इलाके हमारे बहुत रिच है, उपजाऊ भूमि है, पानी की उपलब्धता है और तटीय मैदान ये भी
समुद्र के किनारे होने के कारण यातायात की सुविधाएं हैं, खेती की सुविधाएं हैं, कोस्टल इलाके होने के कारण मत्स्य ग्रहण की सुविधाएं हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। और जो हमारे इंटीरियर इलाके हैं, जो आंतरिक क्षेत्र है दक्षिणी भारत के और मध्य भारत के, ये अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले इलाके हैं। अब क्यों है? क्योंकि यहाँ तटीय इलाकों की तुलना में बारिश कम होती है। यहाँ तटीय इलाकों की तुलना में मिट्टी कम उपजाऊ है, पठारी इलाके हैं, पथरीले इलाके हैं, रिसोर्सेज यहाँ कम है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण कम है। अब the regions falling in the river plains and coastal areas of India have remained a region of larger population concentration। ठीक, जो हमारे नदी घाटियाँ हैं, रिवर प्लेन्स, नदी घाटियों के जो मैदान हैं, जो तटीय मैदान हैं, तटीय इलाके हैं, ये शुरू से अधिक जनसंख्या संकेंद्रण के केंद्र रहे। इनके अलावा अर्बन रीजन्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, पुणे, चेन्नई and Jaipur have higher concentration of population due to industrial development and urbanization। इनके अलावा भी और भी रीजन्स हैं जिनमें हाई पॉपुलेशन पाया जाता है। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि जो रिवर प्लेन्स हैं वहाँ तो जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है, पानी की उपलब्धता है, लेकिन शहरों में ऐसी क्या उपलब्धता है? शहर हमारे क्यों ज़्यादा पॉपुलस है? तो कारण क्या है कि चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, पुणे हो, अहमदाबाद हो, ये सारे वो शहर हैं जहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अर्थात स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, एजुकेशन की सुविधाएं हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आर्थिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा है, यातायात की सुविधाएं हैं। तो बहुत सारे लोग इंटीरियर इलाकों से आकर इन क्षेत्रों में बस जाते हैं। शहरीकरण ज़्यादा होने के कारण यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसी तरह से जो इलाके हार्ड इलाके हैं, जहाँ हार्श क्लाइमेट है, जहाँ पानी की कमी है, जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे इलाकों में जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे थार का रेगिस्तान है, बस्तर के जंगली इलाके हैं, हमारे घने जंगलों वाले इलाके हैं, हिमालय के माउंटेनियस इलाके हैं, इन इलाकों में जनसंख्या का संकेंद्रण कम होता है। अब दूसरा फैक्टर है हमारा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या का घनत्व। अब जनसंख्या का घनत्व या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इलाके में, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, प्रेशर पर यूनिट। ठीक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। अब पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ये जो स्क्वायर बनता है, इस स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। और 2011 के सेंसस के हिसाब से our density of population is 382 persons per square kilometer। 2011 में जो जनगणना हुई थी, इसके हिसाब से हमारी जो जनसंख्या का घनत्व है वो 382 पर्सन्स प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालते हैं तो इसको निकालते कैसे? तो क्या करते हैं कि पूरे देश की जो जनसंख्या है उसको हम क्षेत्रफल से या एरिया से डिवाइड कर देते हैं। मतलब जिस इलाके की हमको
पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, यदि सिंगरौली की निकालनी है, मध्य प्रदेश की निकालनी है, इंडिया की निकालनी है, या जहाँ की भी हमको डेंसिटी निकालनी है, हम क्या करेंगे, उस इलाके की पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन दैट एरिया काउंट करके या डेटा लेकर और उसको उस इलाके के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे लिए पॉपुलेशन डेंसिटी निकल आएगी. Now, to get a better insight into the human land ratio in terms of pressure of population on a total cultivable land, the physiological and the agricultural densities should be found out, which are significant for a country like India having a large agricultural population. तो अभी तक हम बात कर रहे थे फिजिकल डेंसिटी की, अर्थात सामान्य रूप से एक प्रतिवर्ग इलाके में कितने लोग रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द एरिया. अब दो नए टर्म्स हमारे पास हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या भू आकृतिक घनत्व और एग्रीकल्चरल डेंसिटी या कृषि घनत्व. तो अब ये दोनों क्या है, क्योंकि हम चूँकि बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ कृषि का महत्व ज़्यादा है, कृषि ज़्यादा होती है, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारी फिजियोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या है. तो अब इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एग्रीकल्चरल डेंसिटी हमारे लिए बहुत मायने रखती है. तो जब हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकालेंगे तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया. मतलब उस पर्टिकुलर इलाके की जनसंख्या कितनी है और उस वहाँ कितने क्षेत्रफल पर खेती की जाती है. दूसरा है एग्रीकल्चरल डेंसिटी या कृषि घनत्व. तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया. ठीक, मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर एरिया में जिसका हम एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकाल रहे हैं वहाँ टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कितनी है, मतलब कितने लोग वहाँ खेती करते हैं और खेती योग्य ज़मीन या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है. तो अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि जब हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकालते हैं तो क्या कर रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन को ले रहे हैं. उस टोटल पॉपुलेशन में बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वर्किंग पॉपुलेशन भी है, बेरोजगार भी है, डॉक्टर्स भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सारे लोग हैं. जितने जनसंख्या है टोटल, उस टोटल जनसंख्या को हम लेते हैं और उसको डिवाइड किससे करते हैं, नेट कल्टीवेबल एरिया या शुद्ध बोया गया क्षेत्र से. तो वो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है. अब डिफरेंस कहाँ आता है कि जब हम एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकालते हैं तो क्या करेंगे कि एरिया उतना ही रहा, बट क्या किया हमने कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, अब हम सारी पॉपुलेशन को नहीं ले रहे, सिर्फ जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है जो खेती कर रही है उस खेती करने वाली पॉपुलेशन को हम ले रहे हैं. तो डिफरेंस क्या हुआ, अब जनसंख्या कम हो गई, अब हम पॉपुलेशन के सिर्फ उसी पार्ट को ले रहे हैं जो खेती कर रही है. तो इससे हमारी क्या होगी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकल के आएगी. तो दोनों डेंसिटी अलग अलग होगी क्योंकि एक में हम टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं फिजियोलॉजिकल में और एग्रीकल्चरल में हम कम पॉपुलेशन ले रहे हैं. ठीक, नाउ एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स. तो अब हम एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में किसको शामिल करेंगे, तो
इसमें हम करेंगे कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स और उनके फैमिली मेंबर्स, मतलब जो किसान हैं उनको लेंगे। किसान के साथ वो लोग जो खेतों में मजदूरी करते हैं उनको लेंगे, और उनके फैमिली मेंबर्स। इन तीनों को मिलाकर हमारी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बनती है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का विकास। ठीक। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक। जनसंख्या विकास मतलब जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। तो ये जो है ये दिखाता है कि दो समय अंतराल के बीच में एक निश्चित जगह पर दो समय के बीच में जनसंख्या में या लोगों की संख्या में कितना बदलाव हुआ है, कितना चेंज हुआ है। यदि पहले 2 लाख थे, बाद में यदि वो 2,50,000 हो जाते हैं तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना हुआ, 50,000। यदि कम हो जाते हैं तो पॉपुलेशन की कमी गिनी जाएगी।